माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सपोर्ट मटेरियल का करवा दीजिए, सोशल साइंस का क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये बुक होगा सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री होगा, आपके स्कूल में दिए होंगे एग्जाम होने से पहले। तो अगर ना हो, जिस स्टूडेंट्स के पास ना हो, जिसे ना मिला हो, तो देखिए उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सपोर्ट मटेरियल से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कॉपी बुक नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन का आंसर या टॉपिक इसे नोट कर लीजिए और तैयारी करिए उन टॉपिक का तैयारी करने का बहुत तरीका, या तो यूट्यूब से कर सकते हैं उन टॉपिक का, या फिर गूगल में सर्च करके कहीं से भी आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक याद कर लेना है, लर्न कर लेना एग्जाम देने से पहले। चलिए, तो ये है सहायक सामग्री 25-26 2025-26 के लिए सपोर्ट मटेरियल। और ये आपके देखिए कक्षा 10वीं का लिए, किसके लिए? 10वीं का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देखेंगे। तो ये हमारे सामने आ चुका है, क्या? इंडेक्स आ चुका है। ठीक है, तो इंडेक्स में देखेंगे कौन कौन चैप्टर हमारे सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इतिहास को। क्या करेंगे? इतिहास का मोस्ट में टॉपिक क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, सर्च करेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा बुक का नाम भारत और समकालीन विश्व टू, विश्व द्वितीय। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इतिहास का सबसे पहले इतिहास का हम लोग क्या कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक क्या करेंगे, मेन मेन चूज कर लेंगे, है ना, सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको मैं सिलेक्ट करके दूंगा तो वो आपको क्या करना है, तैयारी करना है, वो लर्न करना है। तो पहला हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट नंबर, पेज नंबर फर्स्ट में आपको दिख जाएंगे भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा है फिर भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आगे है आधुनिक आधुनिक औद्योगिकरण का युग, है ना। और सातवां है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, इस तरह से आपके दिए हुए रहेंगे। ठीक इस तरह से ही आपके पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का स्टार्टअप कहाँ होता है, यहाँ से होता था। पहले तो हम लोग ये देखेंगे फ्रेडरिक सारियो के विचार, और दूसरा फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोग को क्या करना है, ज्यादा नहीं आपको करना है, कम से कम इतना आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से देखूं, इतना तो आपको पढ़ लेना शुरू से। ठीक है, पहले ये पढ़ना, दूसरा ये पढ़ना, फर्स्ट में इसे, सेकंड में इसे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट्स आपका राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्या क्या कारण था राष्ट्रवाद के उदय का। निरंकुश शासन व्यवस्था था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और शिक्षित मध्य की वर्ग की भूमिका। ठीक है, ये क्या था उनके राष्ट्रवाद के उदय का, क्या क्या कारण था। फिर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो पहले फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से नागरिक संहिता, फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804। उसके बाद फिर वियना की संधि 1815 में हुआ। उदारवादियों का क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से 1871, और इटली का एकीकरण हुआ 1871 से लेके 1859 से लेके 1871 में। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिए गए हैं क्रमिक। क्रमिक को देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट। ये देख लीजिएगा 1815 की वियना संधि। ठीक है, फिर आपको समझना है जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण के बारे में इन पांचों को क्या करना है, जर्मनी के एकीकरण में पढ़ना है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण होने के बाद आपको करना है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण समझना है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट आपको देखना है, राष्ट्रवाद के उद्यम में महिलाओं का योगदान। ठीक है, जितने भी यहाँ पॉइंट दिए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। प्रतीक और अर्थ, इसे भी आपको देखना है, प्रतीक और अर्थ दोनों को। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि कौन एमसीक्यू, तो आप लोग को देखना ही छोड़ना नहीं, हर चैप्टर का एमसीक्यू देख लेना है। हम मैं आपको अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो दिखा रहा हूँ। पहला, आप इस क्वेश्चन को टिक मारो, रूढ़िवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। चलिए अब इनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, और इटली का एकीकरण, ये दोनों आपको यहाँ से देख लेने हैं। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। इनमें आंसर्स भी है कुछ एमसीक्यू के, तो ये सब भी देखिएगा। दूसरा आपका जो है चैप्टर वो है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना, ये भी भारत भारत का है। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये है, तो ये वर्ड्स जो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एमसीक्यू में आपको काम देंगे कि 1857 का प्रथम संग्राम, बंकिम चंद्र द्वारा 1870 का, मतलब ये देखना एमसीक्यू में आपके काम आएंगे, इसीलिए सब आपको देखना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, मुंबई में, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनका के द्वारा अध्यक्ष में, इनके अध्यक्ष में ये हुआ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको देखते हुए चले जाना है। जितने भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना, इस तरह से जो एरो है इसको देखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ये सब आपको देख लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दूंगा। और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ रोचक तथ्य, जब भारत आजाद हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेंट एटली थे। तो ये सब जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस सब का नारा दिया, ये सब एमसीक्यू में बहुत काम देंगे। इन सभी पॉइंट को आपको देख लेना है। ये आपको देखना है, राष्ट्रवाद का अर्थ। सत्याग्रह का भी देख लेना। नहीं तो आपको देखिए, मैं आपको सबसे पहले अभी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी मोस्ट में क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपको ऐसे देखते हुए चलना है आपको कि सत्याग्रह का बारे में, है ना, सत्याग्रह के का विचार। सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं। जालियांवाला हत्याकांड भी आपको देख के जाना है। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आ जाते हैं, असहयोग आंदोलन भी आपको देखना है। चलो अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेना है, सभी क्वेश्चंस। चलिए पॉइंट क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में किस प्रकार नई आर्थिक उत्पन्न हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे देखें 3 नंबर। असहयोग आंदोलन कब क्यों शुरू हुआ। समाज में विभिन्न समूहों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या माने थे, लेकिन असहयोग आंदोलन को देखना जरूरी है। अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन शुरू करने के बाद क्या करने के क्या कारण थे।
उसके बाद दीर्घ में देखेंगे हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पैराग्राफ पैराग्राफ लेके पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर थर्ड में। चैप्टर थर्ड है भूमंडलीकरण विश्व का बनना, यानी कि वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण कहा जाए तो समझना वैश्वीकरण। ठीक है, ध्यान रखना भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण है। तो इसका पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। देन आपको जो मैं अभी क्वेश्चंस सजेस्ट करूंगा ना, क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पीछे जाके क्वेश्चंस में पीछे जाके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बुक में दिए होंगे वहां आपको आप देखना है क्वेश्चंस को, पीछे जाके आंसर्स देखने हैं, इनके पॉइंट देखने हैं, समझना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग लिखो 11 नंबर, 12 नंबर, 11 12, 11 12, ये दोनों को ही आप टिक करना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं औद्योगिकरण का युग। नेक्स्ट औद्योगिकरण का युग में तो पॉइंट आपको पढ़ते जाना है, फैक्ट्रियों का आना, औद्योगिकरण 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 औद्योगिक परिवर्तन का रफ्तार, भारतीय कपड़े का युग, इन सभी पॉइंट को ध्यान से अच्छा से देखना। वैसे भी सपोर्ट मेंटली में ज्यादा पॉइंट आपको दिए नहीं रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भैया एमसीक्यू में बहुत काम आते हैं, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर आगमन हुआ। मतलब कि ब्रिटिश शासन का जो कि औपनिवेश औपनिवेश के दौरान भारत में आना हुआ। ठीक है, ये आए कब, 1600 ईस्वी में आगमन का हो गया था। फिर 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्री की शुरुआत हुई। 1760 में ब्रिटेन ने अपनी सूती मिलों की खपत के लिए कपास आयात का प्रारंभ किया। इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट डेट आपको डेट दिए हुए हैं ना, तो ये सभी देख लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे, सभी पॉइंट को देखिएगा। महत्वपूर्ण आविष्कार, ये सभी देखिएगा भैया। अब इसके बाद एमसीक्यू तो देखना ही है, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू देख के जाने हैं। अति लघु और दीर्घ प्रश्न में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन ठीक लगाइए, 6 नंबर क्वेश्चन ठीक लगाइए, 11 नंबर क्वेश्चन ठीक लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इनमें देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को मेन मेन पॉइंट को देख लेना है। मैं आपको इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। एमसीक्यू भी हर चैप्टर का देखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मुद्रण क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर, भारत में प्रेस स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। 9 नंबर, पांडुलिपियां क्या है। बस इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर का स्टार्ट होता है हमारा दूसरे बुक से, भूगोल। कहाँ, भूगोल से। तो संसाधन एवं विकास को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले किसको देखेंगे, संसाधन एवं विकास।
देखिए यहाँ पर दूसरा जो बुक आपका है समकालीन भारत यानी कि ज्योग्राफी। तो अब हम लोग जो प्रवेश किए हैं, कहाँ पर प्रवेश किए हैं? भूगोल पर, ठीक है, समकालीन भारत ज्योग्राफी पर। तो दूसरा बुक अपना निकालिए और इनमें सबसे पहले है संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर, ठीक है। 86 नंबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बट आप अपना 86 नंबर पे पहुंच जाइएगा, 86 नंबर पेज में, बुक के 86 नंबर पेज में आपको पहुंचना है। चलिए हम लोग संसाधन एवं विकास को देखते हैं। तो आगे है संसाधन एवं विकास फर्स्ट चैप्टर। तो इनके जितने भी है ये आपको देखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझना है, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, और सब समात्या के आधार पर। तो जो भी इन पॉइंट को देखते चलना है। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास, ये सब आपको ध्यान देना है। पॉइंट को ध्यान से पढ़ के ही आगे बढ़ना है। तो इनमें भी मैं आपको मोस्ट में क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इनमें आपको मोस्ट वन क्वेश्चन बताऊं तो पहला लिखिएगा, एजेंडा 21 क्या है। इसकी किसी एक सिद्धांत की सूची बनाइए। रेगा और मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, उसके आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या उठाए कदम लिए जा सकते हैं। उसका 10 नंबर, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में लिखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स अध्याय 2। क्या है आपका? वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक, इसे देखते हैं। आप लोग जितने भी यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सभी पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेना। मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक लगा रहा हूँ, उसे देखिए। एमसीक्यू भी देखते चलना है, इसका आंसर भी आपको मिल जाते हैं बुक में। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन क्वेश्चंस को देखे जाएंगे। जैव विविधता, स्थानिक प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, उसके बाद 9 नंबर, वनों की हानि में बड़े पैमाने पर विकास परियोजना की भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 13 नंबर, वन आच्छादन में कमी के 4 प्रमुख कारण। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर हमारा जल संसाधन, चैप्टर 3 जल संसाधन। इन्हें भी आप लोग पॉइंट को अच्छा से समझेंगे, देखेंगे। तो इनका भी मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। दो नंबर,
7 नंबर, 8 नंबर, पॉइंट नोट कीजिए आप लोग। 16 नंबर, 17 नंबर, ठीक है। इन सभी को आप लोग देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4 हमारा क्या, कृषि, एग्रीकल्चर। तो कृषि पर भी देखेंगे हम लोग। ये सभी पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट को देखना है, प्रमुख बिंदु सब जो बताया गया, ये एमसीक्यू में बहुत काम आते हैं, तो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रबी एवं खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, रोपण कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गेहूं के फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि सुधार हेतु कुछ आवश्यक संस्थागत सुधारों का उल्लेख कीजिए। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 5। इसे भी देखेंगे हम लोग। इस पॉइंट को आप लोग जरूर देखिएगा, पॉइंट को देखते चलिए। हमें मोस्ट क्वेश्चन जो टिक लगा रहा हूँ इसे लगाइए आप लोग। फर्स्ट नंबर, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसे देख लेना है। 3 नंबर, लोह और अलोह खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर, भारत में कोयला भंडारण के वितरण एवं एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए। ट्वेल्व नंबर में आपको देखना है, बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6, विनिमय विनिर्माण उद्योग। तो विनिमय, तो इसका भी मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, विनिर्माण का क्या अर्थ है। 4 नंबर, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। बस इस चैप्टर से इतना ही। अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके सामने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इनका भी मोस्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट आप लोग देखना नहीं भूलना है, पॉइंट को देखकर ही आगे बढ़ना आप लोग। चलो, यहाँ पे बताता हूँ कौन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए।
नेक्स्ट है, देखिए देखो स्टूडेंट, सत्ता की साझेदारी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे थे, वो देख रहे थे सत्ता की साझेदारी, और बस इतना ही था पॉइंट, सातवां में ये मैप वाला था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते थे, तो नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बता, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता था, राजनीति, सेकेंड ना, पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट होता है, राजनीति विज्ञान से आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक। तो सत्ता की जो साझेदारी है वो आपका 187 नंबर बुक के पेज नंबर 187 में होंगे। सत्ता में साझेदारी, फिर संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। तो इस तरह से आपको देखना ये सब। चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो सत्ता की साझेदारी पर देखना है। तो पहला यही चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। तो इनमें जो मैंने आपको अभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बताया था, उसी क्वेश्चन को नोट कर लेना, अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो इनमें से अभी मोस्ट नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या कौन सा मोस्ट नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, वही है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा संघवाद। क्या है चैप्टर 2 हमारा, संघवाद। तो संघवाद में भी हम लोग देखते हैं मोस्ट नंबर क्वेश्चन, टॉपिक। टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एमसीक्यू भी सभी देख के जाना है, एमसीक्यू नहीं छोड़ना है आप लोगों को। संघवाद से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अवशिष्ट क्या है, अवशिष्ट विषय क्या है। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था, यह क्या था। नेक्स्ट देखिए, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, इन सभी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय सरकार में न्यायपालिका का क्या महत्व है। नगर पालिका, अच्छा ये नहीं, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये प्रश्न थे, तो इन प्रश्न के आंसर भी यहाँ पे होते हैं आपके, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर थर्ड, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इन पॉइंट को देख लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस। लीजिए नोट डाउन कीजिए भैया। शहरीकरण क्या है, जातिगत असमानता के उन्मूलन में यह किस प्रकार सहायक है। उसका दूसरा है, धर्म एवं राजनीति के संबंध में संबंध के बारे में महात्मा गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लैंगिक विभाजन ने किस प्रकार महिलाओं के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 6, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बनेगा आपका ये है, बहुदलीय
अ, व्यवस्था लोकतंत्र के लिए किस प्रकार लाभदायक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दल बदल विरोधी कानून क्या है? इसके चुनावी प्रक्रिया में धन बल एवं बहुबल बाहुबल के प्रयोग जैसी कमियों को दूर करने में किस प्रकार सहायता की? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर, राजनीतिक दलों की कमियों को दूर करने के कुछ सुझावों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार में संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया। उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया, कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा इम्पोर्टेंट कंप्लीट हुआ इस यहाँ पर। ठीक है, पांचवा चैप्टर है हमारा स्टूडेंट्स लोकतंत्र के परिणाम। तो इसमें भी आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट को जरूर देखना है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कीजिए, टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकारें होती है, कथन के समर्थक में तर्क दीजिए। लोकतंत्र की किन्हीं 3 समान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों की विवेचना कीजिए। चलो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है आपका विकास। तो इसे भी आपको सही से पढ़ना है। देन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा घाटी के आदिवासी के लिए विकास के संभावित लक्ष्य क्या है? तीसरा, भारत में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए किन्हीं 2 तरीकों का सुझाव दीजिए। शिशु मृत्यु दर शब्द को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। मानव मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास सूचकांक ये क्या है, ये भी बताना है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसे भी बताना है। विकास के प्रति व्यक्ति आय मानदंड की सीमाएं क्या है? ये तीनों देखना, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पॉइंट को पढ़ लेना है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्प बेरोजगारी के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीनों क्वेश्चन इसे नोट कीजिए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के कुछ प्रावधानों को लिखिए, प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास तृतीय क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विस्तार से समझाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कीजिए। मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मुद्रा व साख है। इससे भी देख लेना, आप पॉइंट को पढ़ लेना, मुख्य बिंदु को। और इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं टिक लगा देता हूँ। ये हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का क्या अर्थ है? 5 नंबर, आर्थिक विकास में ऋण के औपचारिक स्रोत के महत्व का वर्णन कीजिए। भारत में अधिकांश लोग अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर हैं। 7 नंबर भी लीजिएगा। 8 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की निगरानी कैसे करता है? भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की कामकाज की निगरानी कैसे करता है? यह क्यों आवश्यक है, ये बताना है। 10 नंबर, भारत में औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की क्या कीजिए, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलो, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, ये कंप्लीट होता है। और लास्ट चैप्टर यहाँ पे देखिए, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसे भी अच्छा से पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? उदारीकरण क्या है? वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण एवं अर्थिक संबंध की क्या कीजिए, अंतर संबंध की प्रक्रिया है। किन्हीं 2 उपाय के माध्यम से कथन की व्याख्या कीजिए। विदेशी और व्यापार निवेश पर व्यापार अवरोध क्यों लगाए जाते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है। 5वां नंबर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार वैश्वीकरण से जुड़ी है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बिना वैश्वीकरण संभव है? तो ये सभी आपके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मैंने कंप्लीट आप लोग को करवा दिया, जितने भी चैप्टर्स थे सभी चैप्टर्स का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को जल्दी देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसमें सैंपल पेपर्स भी दिया है, अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो सैंपल पेपर आप आसानी से सॉल्व करना चाहेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को रखते हैं, बंद करते हैं, और वीडियो को बंद करते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ साथ आप लोगों का एग्जाम भी खत्म हो गया है। हाँ, एग्जाम खत्म है आपका। और देखिए, इसके आगे जो भी करेंगे उनके लिए भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके डिसीजन में मैं आपके साथ हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर जुड़े, चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों को, भाई को, बहनों को, इनमें भी जोड़िएगा। क्योंकि ये चैनल में लेकिन स्टार्टिंग से लेके 6 से लेके 12 तक का पढ़ाई, और क्या कहते हैं, इग्नू ना, बीए बीकॉम, इन सभी का प्रिपरेशन होता है। साथ में आपको मोटिवेट किया जाता है चैनल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चाइनीज बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।